हेलो जी दोस्तों, आप लोग सबको स्वागत है आपका परिवार आपका यूट्यूब चैनल गुरुकुल ऑल क्लासेस पे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा होगा। आप लोग का एग्जाम का बढ़िया तरीके से आप लोग का रिवीजन चल रहा होगा। आप लोग बेस्ट तरीके से एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो है संपूर्ण क्रांति का जो संपूर्ण अर्थ है उसको समझेंगे। बाल जो उनका जो जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण अर्थ लेखक परिचय था वो समझ लिए थे। आज उनका संपूर्ण अर्थ जो संपूर्ण क्रांति का है वो समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे देखिएगा बताया गया है कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्यक नागरिक भाइयों और बहनों, जयप्रकाश नारायण है जो एक मंच पर खड़े होकर यह संपूर्ण क्रांति भाषण देते हैं कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष मतलब छात्र संघर्ष जितने छात्र हैं वो सभी कहते हैं छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्यक नागरिक भाइयों एवं बहनों। बिहार के प्रदेश के जितने संख्या मतलब है उस असंख्यक मतलब बहुत सारे सही कहते हैं नागरिक भाइयों एवं बहनों। मंच पर खड़े होकर वो भाषण देते हैं। अभी अभी रेणु जी के कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे। मुझे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैं स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां और कभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया। इससे हृदय भर उठा। और आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं बेल्लोर अस्पताल में रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। जो जयप्रकाश नारायण थे यहाँ बताते हैं कि इससे हृदय भरा उठा है। आपको शायद मालूम न होगा कि मैं बेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप लोग पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में कितने दिन तक रोके थे, तो 2 दिन होगा। यहाँ पे फिर होगा कि जयप्रकाश नारायण ने बेल्लोर अस्पताल मतलब जयप्रकाश नारायण ने मद्रास में 2 दिन किस मित्र के साथ रुके थे, तो मित्र हो जाएगा ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। जयप्रकाश नारायण बोलते हैं कि वहां जो है दिनकर जी जो रंधारी से दिनकर थे उनको वो भी आए थे मिलने और गंगा बाबू भी आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं हैं आपसे लगी थी उन्हें सभी पूर्ति। आपके इस आंदोलन में मैं एक आवाहन में देश के तरुणों का अपने को जो किया है मैं देखता हूँ। तालियां हरगिज न बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। जब वहाँ पे भाषण जयप्रकाश नारायण देते हैं तो लोगों के द्वारा तालियां बजता है, तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आप लोग तालियां नहीं बजाइए, आप लोग अच्छे तरह से मेरी बात को सुनिए, मेरे भाषण को सुनिए और समझिए और सोचिए कि क्या हो रहा है, देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेताओं के द्वारा जो सत्ता पक्ष में नेता है उसके द्वारा हमारे देश में विकास हो रहा है कि नहीं, छात्रों को
पीटा जा रहा है सब बताते हैं। तो जो है जब न मंच पर खड़ा होकर जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे होते हैं तो लोगों को द्वारा जो वहाँ पे बहुत सारे गांधी मैदान में जो भाषण दिया गया था तो वहाँ पे भीड़ भीड़ था। तो भीड़ में ही वहाँ भीड़ था वहाँ पे, तो लोगों के द्वारा जब भाषण दिया जाता है तो अच्छे भाषण के तालियां होता है तो वहाँ पे तालियां तालियां वहाँ पे शोर होता है। तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मेरे बात को चुपचाप आप सुनिए और समझिए। अगला है, अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपको कहूंगा वो विचार हुंकार से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों को कुरकुरियां होगी। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आप मेरी बात सुनिए, अब मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अब मेरे मुंह से हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वो वे विचार हुंकार से भरे होंगे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो कुछ मैं आपसे कहूंगा वो विचार हुंकार से भरे होंगे। मेरे क्रांतिकारी से विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं है। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। जयप्रकाश कहता है कि अमल करने के लिए हमें बलिदान करना होगा, लाठियां खाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा और गोलियों और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, मतलब जेलों को भरना होगा, फिर जमीनों की कुरकुरियां होगी। यह सब होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि सब होगा। पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज भी होगा और उसे सहना हम लोग को सहना पड़ेगा, और जेलों में हम लोग को भरा जाएगा, मार पीट के डाला जाएगा, वो भी सहना होगा, और लाठियों का गोलियों का सामना करना पड़ेगा, इससे सभी हम लोग को सहना पड़ेगा। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि क्रांति है ये दोस्त, जो क्रांति है एक प्रकार क्रांति है, यह संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही नहीं आंदोलन नहीं है। कहते हैं कि ये कोई विधानसभा का विघटन का आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि न जाने इस देश की जनता को अभी कितनी दूर मील जाना है, दूर जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों को कुर्बानियां दी है। मतलब यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, मतलब स्वराज मतलब जो क्रांति है उसे प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों की कुर्बानियां हैं, मतलब देश को आजाद करने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां हुआ है वहां पे दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटक गए। जिस स्वराज के लिए लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि बाबू जो देश को जो आज़ादी मिली है उसमें बहुत ही कुर्बानियां मिला है, मतलब देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बानियां दी गई है, जेलों को भरा गया है। जेलों में हमारे देश के जो कुर्बानी है, जैसे में भगत सिंह हो गया, बाल गंगाधर तिलक हो गए हैं, फिर हो गए बेटुकेश्वर दत्त हो गए हैं, चंद्रशेखर आजाद हो गए हैं, फिर राजगुरु हो गए,
सुखदेव सिंह हो गए, ये सिर्फ जितना भी थे एक क्रांतिकारी थे। इन्हें फांसी पर देश के आज़ादी के लिए, जिन्होंने अपने फांसी लटक गए देश के आज़ादी के लिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आज जो 27-28 वर्ष देश का आज़ादी हो गया है, तो आज क्या हुआ है कि 27-28 वर्ष हो गया है देश की आज़ादी से। 47 में आज़ादी हुआ है और 1974 में संपूर्ण क्रांति का जो है वो आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो यहाँ पे बताते हैं कि इस देश को आज़ाद करने के लिए यहाँ पे फांसी भी दी गई थी, जो इसमें महत्वपूर्ण योगदान था क्रांतिकारियों का, जो फांसी पर लटक गए। तो यहाँ पे बताया गया है कि देश जब आज़ाद हुआ है तो जब से 28 वर्ष हो गया है तब से भूखमरी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं किया जा सकता है। यह बताया गया है कि भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो सकता है रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है। सही बात है दोस्तों, आज के ज़माना में आप भारत में किसी जगह पर आपको काम निकलवाना है तो रिश्वत दीजिए, आपको काम तुरंत हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा करप्शन तो है हमारे देश भारत में, इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन होता है दोस्त। सबसे ज़्यादा आज कल कहें तो आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है करप्शन दोस्त। तो भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं, करप्शन हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया का नंबर 1 है। इंडिया एक ऐसा ही देश है जिसे सबसे ज़्यादा करप्शन में हमारा देश इंडिया में होता है। मतलब एक भी जो है आप रिश्वत दिए कोई काम नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सरकारी अस्पताल में दिखाने गए हैं अपने माँ को या पिताजी को, तो आप बिना रिश्वत दिए आपको नंबर आगे नहीं लगेगा, आप लाइन में खड़े रहिए, आपको काम नहीं होगा। मान लीजिए बड़े आदमी आए, वो बड़ा आदमी है, उनको पहले जल्दी काम हो जाएगा। तो एक प्रकार का करप्शन है, भ्रष्टाचार है। और मान लीजिए किसी को जल्दी काम निकलवाना है तो 100-200 रुपया दे दिया, काम उसका जल्दी हो गया, आप लोग पीछे लाइन में खड़े रहिए। यही हमारा भारत देश का है जो स्थिति है। तो यहाँ बताया गया है संपूर्ण क्रांति से एक बहुत बड़ा जो हमें सीख मिलता है, सीख है संपूर्ण क्रांति, इससे हमें एक सीख मिलती है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण हमें सुझाना चाहते हैं कि शिक्षा यहाँ पे है, बगैर काम जनता का होता, हर प्रकार का अध्ययन के नीचे जनता दब रही है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हर प्रकार से जनता जो है अन्याय के नीचे मतलब दब रहे हैं, अन्याय सह रहे हैं और उनके नीचे दब रहे हैं जनता। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हमारे शिक्षा है वो भी भ्रष्ट हो रहा है। जैसे शिक्षा तो हमारा और भ्रष्ट होते चला जा रहा है। अगर मान लीजिए कि शिक्षा भ्रष्ट नहीं होगा तो नेता लोग का जो हो वोट नहीं मिल जाएगा। अगर हम लोग पढ़ लिख जाएंगे अच्छे तरीके से तो नेता लोग को जो है समझ जाएंगे कि कैसे वोट लेता है, ऐसे तो उसको वोट नहीं पड़ेगा। तो आज हमारे देश में ऐसा स्थिति हो गया है कि जात पात पर और जातिवाद पर और ऐसे हिंदू मुस्लिम पर वोट मंगाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी है, देखिए यहाँ पे लिखा है शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, मतलब शिक्षा भी भ्रष्ट हो रहा है और शिक्षा का संस्थान हो जो होता है सरकारी स्कूल कॉलेज जो है वो सब भ्रष्ट हो रहा है। धीरे धीरे भ्रष्ट हो रही है। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। हमारा देश का जो हजारों नौजवान है उसका भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उसका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमारे देश का हजारों युवाओं का जो है भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की। शिक्षा पाकर दर दर का ठोकरे खाना नौकरी के लिए हमें शिक्षा प्राप्त है, ठीक एक प्रकार की हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा हमें एक प्रकार का हम पढ़ लिख लिए पर नौकरी के लिए ठोकरे खाना पीना पड़ता है। फिर नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं लेकिन गरीबी बढ़ी है।
पिछले वर्षों में तो मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदय ग्राही थे। और उसी रात जब मैं विदा हुआ, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोनिका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, जो थे। ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ पे दोस्तों कि हमारे मित्र जो रामनाथ जी गोनिका थे, इंडियन जो एक्सप्रेस के मालिक थे। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे, तो रामनाथ जी गोनिका थे। फिर घर के वहाँ मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनका अस्पताल पहुंचाया गोनिका जी ने। जो दिल का दौरा पड़ा था, 3 मिनट में वो रामनाथ गोनिका जी ने अस्पताल पहुंचा दिया था। फिर है विलिंगडन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं। सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह से औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी की हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। यहाँ पे देखिएगा दोस्त, जयप्रकाश नारायण से दिनकर जी मिलने आए थे तो उनका तबीयत खराब होता है। तो 3 मिनट में जो थे रामनाथ गोनिका जी अस्पताल में पहुंचा देते हैं। वो अस्पताल का नाम था बिलिंगडन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं। यहाँ सारा इंतजाम था, मतलब कहते हैं जयप्रकाश नारायण के यहाँ पे सारा इंतजाम था। वैसा इंतजाम सरकारी अस्पतालों में नहीं होता। वहाँ का सारा डॉक्टर औजार लेकर तैयार थे, पर दिनकर जी का हार्ट जिंदा नहीं रहा, जिंदा नहीं हो पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी कि उनकी एक कविता सुन के उनको वह सुंदर सौम्य जो सीला चेहरे याद आ गया। आज लगता है कि हमारे 2 मित्र कितनी कमी है, 2 मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज वो जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्र के देश के साधारण व्यक्तियों और नर एवं नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, शुरू प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का अमर साहित्य बन जाती है, लेकिन आज दोनों ही नहीं है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमारे 2 मित्र नहीं है, बहुत कमी महसूस हो रहा है। एक थे भाई रे बेनीपुरी जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, एक थे रामधारी सिंह दिनकर जी। वो बहुत अच्छे कविता लिखते थे। फिर है आज दोनों ही नहीं रहे, न दिनकर जी रहे न बेनीपुरी जी। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी है, इनका भार हृदय पर है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं तो मित्रों ये स्मृतियां जगी है और इनका भार हृदय पर है। तो मैं थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है। मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया है। करुणा से छात्रों के बराबर कहता रहा हूँ कि जब पहला हमने आह्वान किया था टूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था कि उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ, संचालन समिति में बहस करता रहा हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं युवाओं को, छात्रों को कि हम बूढ़े हो गए हैं, आप हमसे सलाह लीजिए। संचालक समिति से बहस करता रहा हूं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं छात्र से, जनता से कि हम दूसरी पीढ़ी का मतलब यहाँ पर हो कि हम बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े का मतलब जो होता है उस उम्र में सोचने का जो क्षमता होता है वो खत्म हो जाता है। और जो 18 से 17, 18 का जो उम्र होता है, 15 से 20 का जो 21 का जो उम्र होता है, वो बहुत ही अत्यधिक सोचने का जो डेवलपमेंट जो होता है, बहुत अच्छा सोच होता है। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आप हमसे सलाह लीजिए।
सलाह लीजिए। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि देश का भविष्य किसके हाथों में है, तो नई पीढ़ी को, युवाओं में। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप नेता बनिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं छात्रों को और नए पीढ़ी लोग, युवाओं को, कि आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है। आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं आपको सलाह दूंगा, आप नेता बनिए। आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर जवानी है, आप एक नेता बनिए, मैं सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा जयप्रकाश जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश नारायण से छात्र कहता है कि जयप्रकाश नारायण जी मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। जयप्रकाश को नेता छात्रों ने बनाता है, जो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हमें नाम का नेता नहीं बना है। बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। जयप्रकाश नारायण जब स्टेज पर खड़े होकर जिस तरह से हम आपको, मतलब आपको मान लीजिए कि हम एक स्पीच दे रहे हैं, तो यही स्पीच दे रहे हैं, तो वहाँ पे हल्ला होता है, सब तालियां हो जाता है, तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं बात सुनिए, बात समझिए, सबको बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितनी भी ज्यादा होगी, जितनी भी समय मेरे पास होंगे, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा, और अधिक से अधिक उनकी बातों में स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि सभी का बात सुनूंगा, आप लोग बात को समझिए, सभी का बात सुनूंगा, सभी का विचार रखूंगा, लेकिन फैसला हमारा होगा। मैं नेता हूँ, फैसला एक हमारा फैसला होना चाहिए, न कि आपका फैसला। कहते हैं कि यहाँ पे कि इस फैसले, यहाँ पे है, लेकिन फैसला मेरा होगा, इस फैसले को इनको मानना होगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं जो फैसला लूंगा उसका आपको मानना पड़ेगा, और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो मैं फैसला लूंगा उसको आपको मानना पड़ेगा, तब तो इस नेतृत्व, जो संपूर्ण क्रांति है, उसका कोई मतलब, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, मतलब संपूर्ण क्रांति सफल हो सकता है, और नहीं तो आपसे झगड़े में बहस। इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तो तब तो इसे नेतृत्व का कोई मतलब है। जयप्रकाश नारायण कहते तब तो इसका कोई नेतृत्व निकलेगा, तभी यह क्रांति सफल होगा, मतलब तभी यह संपूर्ण क्रांति सफल होगा, और नहीं तो आप आपस में झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि झगड़ों में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिछड़ जाएंगे, मतलब इधर उधर बिखर जाएंगे, और हम लोग का जो है संपूर्ण क्रांति है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगला है, देखिए दोस्त, अगला है कि बहुत दिन से सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था, मतलब एक 1921 में जनवरी के महीने में थे, जो इसी पटना कॉलेज में आईएससी की विद्यार्थी था। हमारे साथ, हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्ज के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी में, और जब सबने एक साथ गांधी जी का आह्वान का असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष
यूं ही मेरा जीवन बीता, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था। तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री का मित्र या जो भी कहिए, मथुरा बाबू उनके जमाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखा। महामना दमन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी आईएससी की। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण में आईएससी की परीक्षा कहाँ से दिया था, तो बिहार विद्यापीठ से दिया था। पास तो करना ही था, पास कर लिया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में, कि कोई धनी घर का नहीं हूँ, थोड़ी सी खेती है और पिताजी नहर विभाग के जिलादार। बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजटेंट अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि मुझे वे अमेरिका भेजे। जयप्रकाश नारायण थे, वो अमेरिका जाना चाहते थे पढ़ने के लिए। तो कहते हैं कि मेरे पिताजी इतना बड़ा आदमी नहीं थे कि हमें अमेरिका भेजे पढ़ने के लिए। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि हम अमेरिका नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैंने किसी के मुंह से है जो वो मैंने स्वामी सत्यदेव मतलब सत्यदेव के भाषण से वो सुने थे कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है अमेरिका में जाकर, तो वो मजदूरी करके पढ़ सकता है वहां पे अमेरिका में। मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतर चुका था। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे। जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका पढ़े चले गए आंदोलन को छोड़कर, तो उनको सब गालियां देने लगे। कितनी गालियां मुझे दी है, जयप्रकाश नारायण कहते हैं भाषण में कि हमें कितनी गालियां दी है, ये आप मुझे हम भी नहीं पता है। गालियां दी है, चूंकि अमेरिका में मैं पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बना। जयप्रकाश, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण किसका दलाल थे, तो अमेरिका का पूछेगा, यहाँ पे होगा आंसर। निक्सन को दो दे तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार, ये नारे लगाए गए। मित्रों, अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मित्रों, मैं अमेरिका के बगानों में काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टी में काम करके इतना काम लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और रास्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने को फीस के लिए और कुछ बाकी हर दिन रविवार की छुट्टियां नहीं। 1 घंटा से रेस्तरां में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया यहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के रहता था, हम 2 साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी और इसी गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ के करके जूतों साफ करने का काम किया हूँ। जयप्रकाश नारायण है तो बहुत मेहनती से यहाँ पढ़ते हैं बाबू। देखिएगा, आप लोग को कोई वजह से मतलब दिक्कत पढ़ाई में आता है तो पढ़ाई को आप नहीं छोड़िएगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है, कलम का जो ऐसा ताकत होता है, यहाँ पे कलम में जो वो ताकत होता है दोस्तों, कि आप लोग किसी भी चीज को दुनिया में आप पा सकते हैं। मतलब कलम जो एक ऐसी चीज होती है, कलम की ताकत एक ऐसा होता है कि आप दुनिया का कोई भी चीज आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। कलम में वो ताकत होता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा, अच्छे तरीका से पढ़िएगा,
अगर कोई आपको पैसे में दिक्कत होता है तो उससे घबराइएगा मत, क्योंकि दोस्त देखिएगा जितना भी सक्सेस व्यक्ति है वो गरीबी से ही उठता है, तो गरीबी से आप लोग नहीं घबराइएगा, आप लोग मेहनत कीजिएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण काम करते हैं, पॉलिश जूते का काम करते हैं यहाँ पे, और वो पढ़ते हैं तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। फिर यहाँ पे साफ करता हूँ, शू साइंस पार्लर में भी उससे लेकर कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहां जब बीए पास कर लिया जयप्रकाश नारायण, बीए पास अमेरिका से किए, तो कुछ आराम से हो रहा है। बीच में इन लोगों के पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इनसे पूछिए, इन सभी से, और ये मेरा इतिहास के बारे में जानते हैं क्या है और मुझे गालियां देते हैं। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अमेरिका में विस्कॉन्सिन एक जगह था, जो शहर था, और मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का जमाना था। जयप्रकाश नारायण कहते को वह लेनिन का जमाना था, और लेनिन का शासक, वहाँ जो अमेरिका था वो लेनिन का वहाँ मतलब शासक था अमेरिका में। वह ट्रस्टकी का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे। पूछेगा कि लेनिन ऑब्जेक्टिव में कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ, 1924 में, और 1924 में मार्क्सवादी बना था। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में यहाँ पे आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में बने थे मार्क्सवादी, और 1924 में ही लेनिन का मृत्यु हुआ था। और दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि उस समय जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, जर्दी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगाते थे। और वहां से जब भारत लौटा था तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब हम वहां से वापस जब भारत लौटा था तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में जो कम्युनिस्ट है, जयप्रकाश पूछेगा जयप्रकाश नारायण भारत में से आकर कहा कौन सा पार्टी में सम्मिलित हुए थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी होगा। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ, कांग्रेस में दाखिल हुआ, कांग्रेस में दाखिल हुए थे, कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं। क्यों नहीं दाखिल हुआ, मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, उनको हरगिज वहाँ का आज़ादी की लड़ाई से अपनों को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुर्जुआ कोलास कहते हैं, उस कोलास के हाथ में जो पूंजीपतियों के हाथ में उनका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए। गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले, और फिर उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते थे। इनमें से किसी को अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इनमें से किसी को पावर नहीं है कि मुझे लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं,
कहीं रेल से आ रहे हैं तो कोई ट्रक भाड़े पर ले करके डीजल अपना खरीद करके ले करके आ रहे हैं। जहां तहां रोका है, इनको लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है। अन्यास कोई कारण नहीं है। और यहाँ हमसे आकर सब मीठी मीठी बातें करते हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि ये सब जो जितने प्रधानमंत्री हमसे मिले सभी मिलने आए हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं है कि हमें लोकतंत्र की शिक्षा दे। जो हमारा देश जो संपूर्ण क्रांति का जो सब क्रांति में जो सब सम्मिलित हो रहे हैं, वो देश के किसान आ रहे हैं, सभी जगह से छात्र आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहे हैं तो कोई रेलगाड़ी से, तो कोई बस से आ रहे हैं, तो कोई कोई ट्रक में लटक कर आ रहे हैं, तो कोई भाड़े पर ट्रक लेकर आ रहे हैं, कोई डीजल डरा कर लेकर आ रहे हैं। अरे सभी को पीटा जा रहा है। और यहाँ पे है, और यहाँ पर ये सब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। इन्होंने जिद की है कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इनमें यह खतरा है, वह खतरा है, मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो या शायद उन्हें गोली चलाने पड़े, तो मैं कहा इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्सन हूँ, तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग। इधर से जाना था तो आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे उन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग से खड़ा करके जो लड़के हमारी छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार के व्यवहार कभी हुआ हो। लोग रेल से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनको पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिया गया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ी होगी। सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि प्रधानमंत्री जितने मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आकर हमसे, इन्हें शर्म नहीं आता कि डेमोक्रेसी का बात कर हमें सिखा रहे हैं। शर्म आ रहे हैं। फिर डेमोक्रेसी से बात करते हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी से जनता को अधिक नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे, अपनी जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनका पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नहीं होते बिहार तो जल जाता होता। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि किसके मुंह से सुना? जयप्रकाश नारायण ने सुने थे कि बिहार नहीं होता। यहाँ पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता? तो उनके नेतृत्व में प्रदर्शन और सभा होने वाली है। क्योंकि लोगों के रोकते हैं आप, जनता से घबराते हैं आप, जनता के आप प्रतिनिधि हैं। किसी तरह से शासन करने बैठे हैं आप। आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले। उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को ऐसी निश्चिता का व्यवहार करता है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि इस पुलिस वालों का देश है, यह हमारा देश है, यह जनता का देश है। कहते हैं जयप्रकाश नारायण की डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी निश्चिता का बात करते हैं। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह निश्चिता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम के बांध डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं।
चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक कह, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश के आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा। इनमें कोई संदेश नहीं है। हमको मित्रों एक बात तो यह कहनी थी। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पूरा होगा। मैं भी समझता हूँ, अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। अगला देखिएगा, अभी हाल में बेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बात कही, साथ साथ कई प्रश्न उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 1932-33, यहाँ पे 32-33 का मतलब 1932-33 होगा का आंदोलन जो चला था 1932 में चला था, सबने अवज्ञा आंदोलन। और 1932 से 1933 तक के आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। जो वहाँ पे उमाशंकर दीक्षित थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी थे जो फ्री प्रेस के मालिक थे और उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ा पदवी दी थी, पर मैं उसे प्रशंसा नहीं करूँगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं के रहें ठोस रहती है। उसके बाद एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। अगर देखिए, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र हैं जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, हमें तो सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरुद्ध करूंगा। जयप्रकाश नारायण कहते हैं, हमें तो गलत नीतियों से विरोध है, हमें तो गलत व्यक्तियों से झगड़ा नहीं, हमें तो कोई व्यक्ति से झगड़ा नहीं और सिद्धांत से झगड़ा नहीं, कार्य से झगड़ा है। मैं विरुद्ध करूंगा। अपनी अकल से मुताबिक हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने के, लेकिन आज यह जरूरत होती थी कि हम लोग कि बापू में के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापूजी की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1956 में सर्वोदय में आ गया। बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे और मैं उनको भाई कहता था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्योंकि मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। उनमें भी बड़प्पन था। अवसर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं और बुरा था माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस पर वह बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की। उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवालों को हल करने के लिए आपको दिक्कत होगी। थोड़ी ही दिनों में 18 महीनों में चल बसे। देश का दुर्भाग्य है कि इंदिरा जी से मेरे मतभेद हैं। वे जवाहरलाल जी के साथ तो मतभेद थे, उनसे कहीं ज्यादा गंभीर तो सीरियस है। जवाहरलाल जी परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था,
जवाहरलाल जी के बाद तो मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में भी मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उन्हें हृदय में ऐसी चोट लगी कि बरस बरस में चल गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा कि चीन के आक्रमण कर दिया। कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे। अंतदर्शनीय प्रश्न में नहीं था उतना मतभेद। अगला देखिएगा, अब एक बात ले लीजिए जिससे चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अब एक बात ले लीजिए जिससे चलते बहुत ज्यादा है करप्शन राजनीति में है। वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव में खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लॉक मार्केटियर लोगों के आप इकट्ठा करेंगे। अनकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। जयप्रकाश नारायण कहेंगे कि जो यहाँ पे एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है। सबसे ज्यादा करप्शन राजनीति में होता है हमारा देश में, भारत में। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण में यहाँ पे हो गया 70 साल पहले जो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे जो लिखे हैं, 70 या 60 साल के चलिए, 1974 में लिखे हैं, 60 साल पहले। आज ही बात आज जो आज राजनीतिक में है हमारे देश में, सबसे ज्यादा जो करप्शन होता है वो राजनीतिक में होता है। वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा। जो इलेक्शन में होता है वहाँ पे क्या होता है दोस्त कि इलेक्शन में जो है वह होता है खर्चा होता है, वो इसे हम लोग कहते हैं जो होता है ब्लैक रुपया। जो ब्लैक जो होता है ब्लैक मनी, वो ब्लैक मनी होता है। वो करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे और दूसरी तरफ समाजवाद का नारा लगाएंगे, और सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोग से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ रुपया जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। तो सब जो होता है नेता लोग रुपया जो है अनअकाउंटेड होता है, ब्लैक मनी होता है। वो होता है पैसे, वो जितना जो मनी होता है सब अलग देश में छुपा कर रखा जाता है और इलेक्शन के बाद खर्च किया जाता है। और यहाँ पे लोकतंत्र का नारा लगाओ, यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा लगाओ, और छात्रों का रोजगार देने का नारा लगाता है, और यहाँ पे पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ पे वोट खरीद, हमारे देश में जो है दोस्त, यहाँ पे वोट बिकता है। जो आज का जो समय हो गया हमारे देश भारत में, वहाँ पे आज वोट बिका जाता है, बेचा जाता है। हमारे जो देश का जो जनता भी है वो देश अपने वोट को जो होता है बेचते हैं। तो हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं दोस्त कि आप अपने वोट को जो है बेचे। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना एक जो वोट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग इस वैसे नेता को वोट दीजिए। आज के जमाने में कर सकते हैं दोस्तों कि आज के जमाने में हमारा भारत देश में वैसा नेता नहीं है जो मतलब अच्छे काम करे। सभी नेता है वो अपने के लिए वोट पैसे से वोट खरीदता है, और जब इलेक्शन का समय आता है तो वोट खरीदता है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि अपना बूथ को बेचे। वोट जो होता है हमारा वोट, वो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आज का समय ऐसा ही आ गया है दोस्त। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और 100 रुपया ब्लॉक मार्केटियर लोगों के आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिनका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं वर्षों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति में मालूम परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आप गरीब उम्मीद खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीद खड़ा हो सके, किसान उम्मीद खड़ा हो सके, गरीब पार्टी है वह अपने उम्मीद खड़ा कर सके। सुनता है कोई? जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आज से नहीं वर्षों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति से मूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च है कम करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि चुनाव में जो खर्चा होता है वो कम होना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आप गरीबी उम्मीदवार खड़ा हो सके, मतलब गरीब है वो भी मतलब इलेक्शन में खड़ा हो सके, तो
जो है कम खर्चा करेगा तो गरीब परिवार का जो लोग है वो भी इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। इसलिए इतना रुपया खर्चा यहाँ पे कर दिया जाता है हमारे देश में कि गरीब जो होता है वो इलेक्शन नहीं लड़ पाता है। यहाँ पे जो ब्लॉक मनी होता है इसी का पावर यहाँ पे है दोस्त। मजदूर उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता, जो मजदूर परिवार का जो लोग है वो खड़ा नहीं हो सकता है। किसान उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता है, किसान जो है वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है। गरीब पार्टी जो गरीब पार्टी में है वो खड़ा नहीं हो सकता है, वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के दौरान मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूँ और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूँ। परंतु वर्तमान आंदोलन में संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरा पुराना विचार को लेकर जनता में विशेष बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहता हूँ कि दलविहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का मूल उद्देश्य में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाज की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतंत्र होगा, बल्कि आगे देखिए तो दोस्त, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जब मैं स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दल युक्त होगी। आश्चर्य की है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विवरण हो गया है। जयप्रकाश ने यहाँ पर नारायण कहते हैं आगे कि जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरे या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोच्च सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। अगला देखिएगा, जयप्रकाश नारायण कहते हैं दोस्त कि विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा समय आदि के अंतर्गत ही पुनः निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसा कि पिछले सप्ताह में कोई बार उठा भी है कि उस हालात में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है, इस उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि पर उसको समझने की कोशिश जो है थोड़े लोगों ने किया है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भी है, इसलिए वह लोग की समझ नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा संकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन के दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या तो नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना संक्षेप में यह कि मैं आज से परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ है, स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों को चयन में मतदाताओं का हाथ होता है और न चुनाव के बाद उनको प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश नहीं रहता। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जयप्रकाश नारायण कहते हैं दोस्तों कि अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके ही हम लोकतंत्र की स्थापना की है।
विकसित देश के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिभा शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो लोकतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं को रोल होते हैं, दीक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस प्रंक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहाँ नितांत अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का ट्रांसस्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु इसका अभाव में हम आम जनता का मतदान के सिवा कोई भी आठ दान नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उसको वोट नहीं दे, परंतु यह भय रुपया जातीय बल प्रयोग मिथ्याचरण आदि कारण निभ्रंश हो जाता है। अब चूंकि देश के छात्र युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है और वह आगे बढ़ रही है और कुछ यहाँ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन चाहती है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जनता में ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सकते हैं। अगला है, देखिएगा दोस्त, कि चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों को आचरण का यथासंभव अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव है। एक तो यह कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी का मन करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फुट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी के एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्र की संघर्ष समितियों उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि जो उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र में जीतेगा उसके भावी कार्यक्रमों पर खड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने का बाध्य करेगी। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जो मतलब है वोट मतलब जो भी है जो मतलब मान लीजिए कोई मुखिया जीत गया, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो ठीक यहाँ पे बहुत अच्छा होगा, अगर वह गलत रास्ते पर जाता है तो उसको हटाने का निर्णय जनता में होगा, वो हटा सकता है, इस्तीफा देने का बाध्य करेगी। इस प्रकार के जनता का अंकुश इन लोगों पर ऊपर होगा और आज की तरह आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद से वे नहीं रह पाएंगे। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट अवश्य होगा कि जो संघर्ष समितियां छात्र या जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा और इस प्रकार के एक समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। जयप्रकाश नारायण आगे कहते हैं दोस्त, गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की चाहे वे पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के जो घुसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही, साथ साथ जिन बड़े किसानों के बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है उनका भी विरोध होगा। समितियां करेगी और उनको
दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। गांव में तरह तरह का अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार के जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम करेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। तो दोस्तों हमारा जो है संपूर्ण क्रांति का है जो पूरा चैप्टर खत्म हुआ, संपूर्ण क्रांति का अर्थ चैप्टर खत्म हुआ। तो अगला दिन हम आपको दोस्त संपूर्ण क्रांति का है जो अगला दिन ऑब्जेक्टिव होगा और फिर संपूर्ण क्रांति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग को अपना चैनल है गुरुकुल ऑल क्लासेस, इसको आप लोग आगे बढ़ाइए और इसके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो गुरुकुल ऑल क्लासेस है, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे बढ़ाइए दोस्तों। आपका चैनल है, आपका परिवार है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।